नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने नया चैप्टर लेकर के आया हूं जिसका नाम है हीट। हीट एक ऐसा चैप्टर है जहां पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए पहले आपको हीट समझाने की कोशिश करते हैं और हीट को बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ से भी न्यूमेरिकल कभी कभी बन सकता है, तो वो कौन से फार्मूले होंगे जहाँ पर हीट से न्यूमेरिकल बन सकता है, वो मैं आप लोगों को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। जैसे स्पेसिफिक हीट हो गया, विशिष्ट ऊष्मा, इसके अलावा आपको लैटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा, इन सभी से रिलेटेड मैं आप लोगों के सामने वो सारे फार्मूले बताऊंगा, सारी यूनिट समझाऊंगा। इसके अलावा आपको गर्म क्यों लगता है, आपको ठंडी क्यों लगती है, किसी भी गर्म चीज़ को छूने पर वो गर्म ही क्यों लगती है, किसी भी चीज़ को छूने पर वो ठंडी वाली वस्तु ठंडी ही क्यों लगती है, इन्हीं सब चीज़ों को मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखिए, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस कंटेंट में आप लोगों को इसके लगभग 3 पार्ट आएंगे। पहला पार्ट आपके सामने है, इसमें मैं आपको व्हाट इज़ द हीट, हीट क्या होती है, ये मैं आपको समझाऊंगा। ये कुछ ज़्यादा ही आ गया, तो आइए फिर से इसको, ये क्या हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो जाता कभी कभी क्योंकि इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, ये मुझे महसूस करता है कभी कभी, तो इसलिए ऐसा काम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये सब कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पर, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो बेटा सबसे पहले ये जो सामने एक चीज़ लिखी है, इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार ये होता क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको हीट समझाऊंगा। अगर मैं शायद हीट शब्द इस्तेमाल करता हूं तो आपको एक चीज दिमाग में आएगी, सर हीट का मतलब तो क्या हुआ, गर्म होता है ना। तो मैं आपकी आज गलतफहमी दूर करता हूं। हीट का मतलब गर्म नहीं होता बेटा, हीट का मतलब ठंडा भी हो सकता है। और याद रखिएगा, गर्म और ठंडे के बीच में जो भी रिलेशन होता है, उसी रिलेशन के बीच की बात को ही हम हीट कहते हैं। हम हीट का अंतर कैसे निकाल पाते हैं कि किसी भी वस्तु में ऊष्मा है या किसी भी वस्तु में ऊष्मा नहीं है। तो याद रखिएगा, किसी भी ठंडी वस्तु में या किसी भी गर्म वस्तु में जो आंतरिक ऊर्जा होती है, इंटरनल एनर्जी, उसी को हम बोलते हैं क्या, हीट या ऊष्मा। मेरी बात को ध्यान से समझिए। मान लीजिए कोई वस्तु गर्म है और मैंने उसको छुआ तो मुझे वह वस्तु गर्म लगी। वह गर्म क्यों लगी ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आखिरकार वो गर्म किस कारण से है, तो उसके अंदर कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी है, इसी वजह से वो गर्म है। तो याद रखिएगा, जो वस्तु गर्म है तो जो उसके अंतर्गत आंतरिक ऊर्जा है, तो उस आंतरिक ऊर्जा को ही हम किस नाम से जानते हैं, हीट। तो केवल गर्म चीज में ऊष्मा नहीं होती, ठंडी चीजों में भी ऊष्मा होती है। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि जो बर्फ यानी ठंडी चीजों में हीट होती है, उसमें भी इंटरनल एनर्जी होती है। तो यह भी ध्यान रखना बेटा, मान लो ये गर्म वस्तु है, मान लो ये ठंडी वस्तु है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, और इस रिलेशन के बीच में जो इंटरनल एनर्जी होती है गर्म और ठंडे के बीच में, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही हम ऊष्मा या हीट के नाम से जानते हैं, उसे हम हीट कहते हैं। तो कभी भी ध्यान रखना कि गर्म चीज में ही हीट नहीं होती, ठंडी में भी हीट होती है। बस हम कंपेयर कहां से कर रहे होते हैं, हमने गर्म वस्तु से कंपेयर किया ठंडे वस्तु को, और ठंडे वस्तु को कंपेयर किया गर्म वस्तु से। तो इसका मतलब एक बहुत सामान्य सी बात हो जाती है कि गर्म वस्तु ठंडे की अपेक्षा ज्यादा गर्म है, और गर्म वस्तु की अपेक्षा ठंडी चीज ज्यादा ठंडी है। तो कुल मिलाकर के गर्म है तो ठंडा होगा, ठंडा है तो गर्म भी होगा। तो और सुनो बेटा, आपने किसी भी चीज को गर्म या ठंडा क्यों बताया, क्योंकि आपने उन दोनों चीजों को महसूस किया है, गर्म को भी महसूस किया है, ठंडे को भी महसूस किया है। तो इसका मतलब बड़ा सामान्य सा है कि गर्म भी होता है, ठंडा भी होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, और हां, हीट तब तक नहीं होगा जब तक टेम्परेचर नहीं होगा, तापमान नहीं होगा।
तो आप कहोगे सर तापमान तो केवल गर्म वस्तु में होता है, तो ये भी मैं आपकी गलतफहमी दूर करता हूं। तो बेटा देखिए, हीट कब उत्पन्न होती है? तो किसी भी वस्तु की आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी को ही हम हीट कहते हैं। और हीट कब जनरेट होता है? जब उस वस्तु में टेम्परेचर होता है। यानी क्या ताप के बिना हीट हो सकती है? तो मैं कहूंगा बिना टेम्परेचर के हीट नहीं हो सकती। तो सुनिए, हीट की यूनिट क्या मानी जाती? तो याद रखिएगा, हीट एक प्रकार की एनर्जी है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? हीट की यूनिट भी क्या मानते हैं बेटा? हम इसे जूल के नाम से जानते हैं। और हां, जूल कहते हैं। और सुनो, ये जो हीट है ना, यानी ऊष्मा जो है, इस ऊष्मा को हम बिना टेम्परेचर के मान ही नहीं सकते। यानी ताप होगा तो हीट होगी, चाहे वो 0 डिग्री ठंडा हो और चाहे वो 100 डिग्री गर्म हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना, दोनों में टेम्परेचर है, चाहे वो 0 डिग्री हो चाहे 100 डिग्री हो। और बिना ताप के आप जानते हैं हीट नहीं हो सकती। और हीट की यूनिट क्या होती? जूल। लेकिन ताप की यूनिट क्या होती है? केल्विन होती। इसके अलावा और भी कई यूनिट होती हैं, जैसे केल्विन होती है, जैसे आप जानते हैं सेल्सियस होती है। ये सब आपको मैं अभी थोड़ी देर में समझा रहा हूं। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ, हम इसे सेल्सियस भी कहते हैं। इसके अलावा हम लोग फ़ारेनहाइट भी जानते हैं, ताप की यूनिट फ़ारेनहाइट भी जानते हैं बेटा। तो ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको इस चैप्टर में अभी जो शुरुआत कर रहा हूं उसका नाम है हीट। गर्म चीज ही गर्म नहीं होती, गर्म चीज में ही हीट नहीं होती, ठंडी चीज में भी हीट होती है। और हीट की यूनिट क्या मानी जाती है? जूल। और उस हीट में बिना टेम्परेचर के हीट नहीं हो सकती, और हीट तभी होगी जब टेम्परेचर होगा। और हीट क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी, यानी किसी भी वस्तु की आंतरिक ऊर्जा ही हीट होती है। और वह आंतरिक ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो उसका नाम क्या है? टेम्परेचर। यानी इंटरनल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय टेम्परेचर, एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी इज नोन एज क्या? हीट या ऊष्मा। यूनिट ऑफ हीट इज जूल, बट यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज क्या? केल्विन, सेल्सियस एंड क्या? फ़ारेनहाइट। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हां, एक चीज और बताना चाहता हूं, कोई भी वस्तु हमें क्यों गर्म लगती है, कोई भी वस्तु हमें क्यों ठंडी लगती, उसका रीजन आज आपको बताते हैं। बहुत आसान रीजन है, समझ जाओगे आप। एक बात बताओ, हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। तीनों में से कोई भी एक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और याद रखना बेटा, हीट हमेशा हाई से लो मूवमेंट करती, यानी हाई से लो मूवमेंट करेगी। मान लो हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और तवा गर्म है और तवे का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मालूम है क्या होगा? हम अगर तवे को छूते हैं तो तवे की जो हीट है वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि तवा 100 है और बॉडी 37 है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती जाएगी जब तक आपका टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं हो जाता। तो आदमी तो खाक हो जाएगा, जल के धुआं हो जाएगा। और सुनिए, जिस समय हम बर्फ को छूते हैं उस समय बर्फ हमें ठंडा लगता है। क्यों? बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। और सुनिए, 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो होता क्या है, वह बॉडी का टेम्परेचर बर्फ में जाना शुरू हो जाता। मान लो ये बॉडी है तो बर्फ में जाना शुरू हो जाएगा, और तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक आपके बॉडी का टेम्परेचर 0 नहीं हो जाता। और तब तक तो आप जम जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, और मरा हुआ आदमी ठंडा ही होता है। ध्यान रखना इस बात को। तो याद रखना बेटा, हीट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर, यानी हीट जो ट्रांसपोर्ट होती है वो हाई से लो टेम्परेचर की ओर मूव करती है। कभी भी लो से हाई नहीं मूव करती, हमेशा हाई से लो की तरफ जाती है। थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है वो भी आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, इसी पर आधारित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं स्लाइड्स में क्या मिलेंगे आपको। देखो हीट क्या है। देखो बेटा, यहां लिखा भी हुआ है, आपको समझने की जरूरत नहीं है।
हीट हमेशा मूव करती है हाई टेम्परेचर से किधर, लो टेम्परेचर की ओर। यानी अगर मान लो यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये अगर मान लो यहां पर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो मूवमेंट हमेशा इधर से इधर होगा। ये देखो, ये चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। यानी हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अभी यही सेम चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। सुनिए, गर्म एवं ठंडे के आपेक्षिक माप को, भाई देखो, कोई वस्तु गर्म है, कोई वस्तु ठंडी है। अब आखिरकार ये गर्म क्यों है, ये ठंडी क्यों है, इन दोनों के बीच का रिलेशन मेजर कर लीजिए कि आखिरकार ये कितने पे गर्म है और ये कितने पर ठंडी है। इसको आप मेजर कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आपको हीट मिल जाएगी। उसको आप ताप कहते हैं। यानी टेम्परेचर से ही आपको क्या कहा जाता है, गर्म एवं ठंडे के आपेक्षिक माप को ताप कहा जाता है। इधर देखो, रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ हॉट एंड कूल इज कॉल्ड टेम्परेचर एंड टेम्परेचर रिलेटेड टू क्या, हीट। यानी तापमान किससे संबंधित है, तो वह ऊष्मा से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए, किसी भी वस्तु का ताप उसकी आंतरिक ऊर्जा होती है। मैं बार बार चिल्ला रहा था, यानी टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इंटरनल एनर्जी। दिस इंटरनल एनर्जी इज नोन एज क्या, हीट। दिस इंटरनल एनर्जी इज नोन एज हीट एंड हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू लो टेम्परेचर। यानी ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गमन करती है, यह भी ध्यान रखिएगा। और बेटा ध्यान रखिएगा, क्या हाई टेम्परेचर की कोई लिमिट है, नहीं, हाई टेम्परेचर की कोई लिमिट नहीं है, यह भी ध्यान रखिएगा। हाई टेम्परेचर की कोई सीमा नहीं होती। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो सूरज है, सन, इसका टेम्परेचर आज तक कोई मेजर ही नहीं कर पाया है। और हां, हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं या हीलियम जब आपस में मिलता है, तो मालूम है यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन, तो भयानक तरीके से ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यह भी ध्यान रखिएगा, इसीलिए उच्चतम तापमान, मैक्सिमम टेम्परेचर की कोई लिमिट नहीं होती है, याद रखिएगा। चलिए अगली साइड पर चलता हूं। देखो बेटा, अगर मैंने कहा आपसे कि मैक्सिमम टेम्परेचर की कोई लिमिट नहीं होती, तो क्या मिनिमम टेम्परेचर की भी लिमिट नहीं होती, होती है। यानी न्यूनतम तापमान की क्या लिमिट होगी, -273 डिग्री सेल्सियस। और सुनो बेटा, इसे हम 0 केल्विन कहते हैं। ये देखो, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम 0 केल्विन कहते हैं। और इसी को तो कहा जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम शून्य ताप। फिर से मैं दो बातें बताऊंगा। टेम्परेचर का हाई लिमिट कुछ नहीं होता, नो लिमिट होती है। लेकिन मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, तो मिनिमम टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सेल्सियस। और इसी को हम लोग 0 केल्विन कहते हैं। केल्विन एक साइंटिस्ट होते थे और सेल्सियस भी एक साइंटिस्ट होते थे। दोनों ने अपने अपने टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग स्केल दिया। मतलब जैसे मान लीजिए आपका नाम रमेश है, आपका नाम राहुल है, आपका नाम मान लीजिए मोहित है, तो क्या हुआ, आपने अगर इस स्केल को खोजा होता तो हम शायद सेल्सियस की जगह पे मोहित रखते और शायद हम केल्विन की जगह पे रमेश रखते। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये बताओ, न्यूनतम तापमान सबसे पहले जो जानकारी मिली वो कितनी थी, और वही जानकारी आपको आज भी कायम है, -273 डिग्री सेल्सियस। और हम उसे 0 केल्विन के नाम से जानते हैं। और हम इसी टेम्परेचर को परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। सुनिएगा बेटा, पारा जो होता है, मरकरी एक लिक्विड मेटल है, आप जानते हैं, एक द्रव धातु है। लेकिन यह बताओ, पानी तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, लेकिन पारा कितने पर जमता है, यह याद रखना एग्जाम का क्वेश्चन है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी कितना है, -39। और बताओ बेटा, पानी उबलने कितने पे लगता है, 100 डिग्री पर। लेकिन पारा कितने पर उबलता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखो,
357 डिग्री सेल्सियस। और सुनो बेटा, अगर पारा -39 पर जम जाता है तो अगर मुझे -40 को मापना है तो क्या करूंगा? तब हम, आपको मालूम होना चाहिए, एल्कोहल थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ऐसा थर्मामीटर जो -114 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जमता। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए न्यूनतम तापमान किससे मापा जाता है? तो उसका नाम है एल्कोहल थर्मामीटर, क्योंकि -39 पर पारा जम जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए -39 पर पारा जम जाएगा, लेकिन -114 डिग्री सेल्सियस तक आराम से एल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग आप कर सकते हैं। और सुनो, इस एल्कोहल थर्मामीटर में कौन सी शराब होती है? तो उसका नाम है इथाइल एल्कोहल। यानी इसमें कौन सा एल्कोहल होता है? इथाइल एल्कोहल पाया जाता है। और हां, एल्कोहल थर्मामीटर -114 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को बड़ी आसानी से मेजर कर सकता है, जबकि -38 तक या -39 तक पारे से ही मेजर कर लेंगे। और बेटा 357 से पहले तक को हम पारे से मेजर करेंगे, लेकिन 357 के बाद को हम अन्य तापमापी या थर्मामीटर से मेजर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है। सिंपल सी बात है, मिनिमम टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलो बेटा देखो इधर, थोड़ा इसको देखिए जरा सा। ओके, देखिए इधर, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं क्या, ध्यान दीजिएगा, लिक्विड थर्मामीटर। देखो बेटा, डिफरेंट थर्मामीटर, थर्मामीटर तापमानी। देखो टेम्परेचर तो 1000 भी होता है, टेम्परेचर 200 भी होता है, टेम्परेचर 3000 होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम सभी को मरकरी थर्मामीटर से मेजर कर लेंगे। सबका अपना अलग अलग टेम्परेचर होता है और उसको मेजर करने के लिए अलग अलग तापमापियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सुनिएगा बेटा, पहला तापमापी लिक्विड थर्मामीटर। देखो बेटा, कंसेप्ट ऑफ लिक्विड थर्मामीटर डिपेंड्स चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इट्स रिलेटेड टू थर्मल एक्सपेंशन। मतलब द्रव तापमापी का सिद्धांत तापमान परिवर्तन के साथ साथ द्रव के आयतन में परिवर्तन पर आधारित होता है। द्रव तापमापी में ऊष्मीय प्रसार के गुण का उपयोग किया जाता है। मतलब समझिएगा, यह है लिक्विड थर्मामीटर। लिक्विड थर्मामीटर में मरकरी भी आता है, लिक्विड थर्मामीटर में अल्कोहल भी आता है। तो इसको समझिए बात को, यानी लिक्विड जो आता है, लिक्विड क्योंकि मरकरी भी लिक्विड है, अल्कोहल भी लिक्विड है। ठीक है, तो देखो बेटा, जब आपके शरीर में टेम्परेचर चेंज हो जाता है, मान लो आपके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री सेल्सियस, अब मान लो ये 100 हो गया, तो हमारे शरीर का तापमान कितना था? 98.6, और अब तापमान कितना हो गया? 100। तो अब क्या हुआ? टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। तो पहली चीज देखो, द्रव तापमापी का सिद्धांत तापमान के परिवर्तन के साथ द्रव के आयतन में परिवर्तन पर आधारित होता है। यानी जैसे ही टेम्परेचर में चेंज आएगा वैसे ही उसका वॉल्यूम भी बदल जाएगा। और बेटा अगर वॉल्यूम बदल गया, आयतन बदल गया, तो समझ जाइएगा कि वो चीज अब फैल चुकी है। यानी हम उसे प्रसार कहते हैं, हम उसे कहते हैं क्या? थर्मल एक्सपेंशन। और आप जानते हैं किसी भी चीज को गर्म करिएगा तो उसका स्वभाव होता है फैलना, और उसी को कहते हैं एक्सपेंशन या फैलना। और सुनिएगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही आयतन भी बढ़ता है, और आयतन बढ़ते ही क्या हो जाता है? वैसे ही आप में तुरंत आपको आइडिया लग जाता है कि आखिरकार ठीक। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आखिरकार एल्कोहल थर्मामीटर जो होता है द्रव तापमापी है, लिक्विड थर्मामीटर है। और हां, जो हम
डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं वो मरकरी थर्मामीटर होता है। उसे हम क्लिनिकल, यानी क्लिनिक मतलब डॉक्टर का जो हॉस्पिटल है उसे कहते हैं, तो उसे हम क्लिनिक का। आपसे पूछा गया कि ये बताओ कौन सा थर्मामीटर है जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, तो ध्यान रखिएगा क्लिनिकल थर्मामीटर कौन है, तो हम उसे मरकरी थर्मामीटर कहते हैं। मरकरी से -39 डिग्री सेल्सियस तक हम माप सकते हैं और 357 से ज्यादा हम माप नहीं सकते हैं, याद रखिएगा। सुनो बेटा, एल्कोहल थर्मामीटर न्यूनतम तापमान इसके द्वारा मापा जाता है। एल्कोहल का हिमांक कितना है जिस पर वो जम जाता है? -114 डिग्री सेल्सियस। ये एसएससी का प्रश्न है, ध्यान रखना। मिनिमम टेम्परेचर मेजर्ड बाय एल्कोहल थर्मामीटर। और हाँ, लिक्विड थर्मामीटर किस पर डिपेंड होता है? तो लिक्विड थर्मामीटर बेस्ड ऑन क्या? टेम्परेचर डिफरेंस, वॉल्यूम चेंज और थर्मल एक्सपेंशन पर बेस्ड होता है। ध्यान रखना, जब भी कभी टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा उस वस्तु में एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी प्रसार हो जाएगा। तो इसी आधार पर लिक्विड थर्मामीटर काम करता है और इसी आधार पर हम उसको टेम्परेचर को मेजर करने में यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा बेटा, एल्कोहल को जब कभी भी गर्म होता है तो एल्कोहल क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि यह कितना गर्म है या कितनी ठंडी वस्तु होती है। समझ में आई बात? क्योंकि जब ठंडी होगी तो सिकुड़ेगी और जब गर्म होगी तो क्या होगी? फैलेगी। तो याद रखिएगा, आपको थर्मल एक्सपेंशन समझना है, ऊष्मीय प्रसार। तो जितने भी लिक्विड थर्मामीटर होते हैं वह थर्मल एक्सपेंशन पर आधारित होते हैं, यानी ऊष्मीय प्रसार पर आधारित होते हैं। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए उस मरकरी थर्मामीटर या पारे के थर्मामीटर को लाया जाता है और आपको यहाँ या मुंह में लगाया जाता है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उस कांच का वॉल्यूम बढ़ जाता है और वह कांच पारा सरक करके ऊपर की ओर चढ़ता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ? गर्म करते ही आयतन बढ़ गया और आयतन बढ़ते ही उस पारे का, उस थर्मामीटर का एक्सपेंशन भी हो जाता है, फैलाव भी हो जाता है। इसीलिए हम इस तरीके से इसको जानते हैं। चलिए बेटा देखो, अगर मैंने -114 लिखा है तो इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब यह हुआ कि ये कितने तक मेजर हो सकता है? 120 तक। फिर इसके बाद आइए माइनस में आ जाइए आप, यानी माइनस में आप कितना इसको मेजर कर सकते हैं? 0 तक हो सकता है, 120 तक हो सकता है। तो ये क्या होता है? 0 से लेकर 120 बराबर भागों में बांटा जाता है। जब कभी भी थर्मामीटर की बात आती है भैया, न्यूनतम 0 डिग्री सेल्सियस है, अधिकतम 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब यही होता है कि 0 से लेकर 100 तक 100 बराबर भागों में बांटा गया है, यानी 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए आगे पढ़ते हैं बेटा। मरकरी थर्मामीटर, देखो इसका उपयोग शरीर के तापमान को मापने में किया जाता है। इसे डॉक्टर भी उपयोग करते हैं, इसीलिए हम इसे क्लिनिकल थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। मरकरी थर्मामीटर, इट यूज्ड मेजरमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर यूज्ड बाय डॉक्टर इज नोन एज क्या? क्लिनिकल थर्मामीटर। आप जानते हैं मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 357 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, एक का है 339 डिग्री सेल्सियस और -39 डिग्री सेल्सियस और 357 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? अब देखो बेटा, मान लो हमको हाई टेम्परेचर मेजर करना है, तो एक थर्मामीटर होता है, ध्यान से देखो। देखो इसको पढ़ना है तो बहुत आसानी से समझना। ऐसा थर्मामीटर जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम कैसा होना चाहिए? वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। चाहे जितना गर्म करें, उस थर्मामीटर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, न बढ़ना चाहिए न घटना चाहिए। और हां, इस थर्मामीटर में जिसका नाम है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, तो बेटा इसमें हम गैस का इस्तेमाल करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ गैस चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब अगर
ये है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। स्थिर आयतन गैस तापमापी में क्या है, तापमान पर परिवर्तन करने पर स्थिर आयतन पर गैस के दाब में परिवर्तन हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि क्या चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन आयतन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बेटा देखो इसमें कितनी गैसें हो सकती हैं, हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है। और सुनो, हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा तो -200 डिग्री तक मापोगे और मैक्सिमम 500 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर नाइट्रोजन इस्तेमाल होगा तो माइनस और 1500 तक मेजर कर सकते हो हायर। अगर हीलियम यूज हुआ तो 200 डिग्री सेल्सियस माइनस से लेके 268 तक आप मेजर कर सकते हैं। सोच सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ बेटा कि अगर मैं बात करता हूं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर की, यानी स्थिर आयतन गैस थर्मामीटर जो होता है, उसमें जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ता या घटता है, प्रेशर में चेंज आता है, दाब में परिवर्तन होता है। और दाब में परिवर्तन कब होगा, जब कौन सी चीज कांस्टेंट होगी, तो उसका नाम है क्या, आयतन। बेटा मैं आपको फिर कह रहा हूं, जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके आयतन में परिवर्तन होता है। लेकिन अगर आयतन को ही कांस्टेंट कर दिया जाए कि भैया तुम चाहे जितना गर्म करो, हम न फैलेंगे न फटेंगे, तो इसका मतलब यही हुआ कि कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, स्थिर आयतन पर जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है, प्रेशर भी चेंज हो जाता है। लेकिन कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है, कौन सी चीज स्थिर रहती है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इसमें 3 तरीके की गैस इस्तेमाल हो सकती है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन। अगर ये हाइड्रोजन है तो -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस मेजर किया जा सकता है। अगर ये नाइट्रोजन है तो -200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस मापा जा सकता है। और अगर इस थर्मामीटर में -200 डिग्री सेल्सियस हीलियम डाल दिया तो बेटा मान लो इसमें केवल और केवल निचला तापमान ही मेजर किया जा सकता है। तो इस टेम्परेचर में एक चीज ध्यान रखिएगा, 3 गैसें हो सकती हैं, तीनों गैस एक साथ नहीं हो सकती, या तो हाइड्रोजन होगा, या तो हीलियम होगा, या तो नाइट्रोजन होगा। यहां प्रेशर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, लेकिन बेटा वॉल्यूम या आयतन नहीं परिवर्तित होता। इसी को कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। ध्यान रखिएगा, ये आपके सामने है, देख लो। आइए दूसरे पे आते हैं। अब हमें और ज्यादा टेम्परेचर मेजर करना, अब हम 500 से 1500 से हाई जाएंगे। तो याद रखना उस थर्मामीटर का नाम है प्लैटिनम थर्मामीटर। बेटा जैसे नाम से ही पता होगा आपको, यहां पर हम किस चीज का यूज करेंगे, प्लैटिनम नाम की एक धातु या मेटल होता है, उसका हम उपयोग करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि प्लैटिनम कहां उपयोग किया जाता है, किस टेम्परेचर को मेजर करने में उपयोग किया जाता है। देखो बेटा एक बात ध्यान रखो, क्या लिखा है उस पर जरा गौर किया करो। प्लैटिनम धातु का नाम हो गया, रेजिस्टेंस मतलब विरोध हो गया, तापमाती मतलब थर्मामीटर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी धातु जो प्रतिरोध को मापती है। इसका मतलब प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हो गया। अब आपसे एक प्रश्न है, बताना मेरे को आप। देखो तापमान बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह सत्य है। टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीजेस। देखो बेटा प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक कहां बहती है, वायर्स में बहती है। इसका मतलब प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर का उपयोग हम लोग किसका, टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस मेजर करने में यूज करते हैं, यानी प्रतिरोध का तापमान मेजर करने में, मापने में उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं, जो लोग इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे भी आपको, कि अगर करंट के प्रवाह को रोकना है या कम करना है तो हमें प्रतिरोध लगाना होता है। और प्रतिरोध कब कम होगा, जब प्रतिरोध तब ज्यादा होगा जब उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए। तो बेटा तापमान बढ़ा दीजिए, तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। इस थर्मामीटर का उपयोग तार के प्रतिरोध का तापमान
यानी यूज इन मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर। मान लो ये करंट बह रही, इसके बीच में हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, तो इस रेजिस्टेंस का टेम्परेचर अगर मेजर करना है बेटा तो आपको प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर का यूज करना होगा। और हां, इसका उपयोग अधिकतम 1000 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करने में उपयोग किया जाता है। दिस थर्मामीटर मेजर्ड मैक्सिमम 1000 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना इस बात। दूसरा आते हैं ताप युग्म तापमापी। ये नया तापमापी आ गया। सुनिए, ताप युग्म, बेटा जब कभी युग्म की बात आती, कपल की बात आती, तो कपल में क्या होता है, दो चीजें होती, या तो लड़का होता है या तो लड़की होती। आजकल लड़का लड़का भी होता है, लड़की लड़की भी होता है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा, युग्म बन रहा है तो सुनो बेटा, इसमें नाम क्या पड़ा है, थर्मोकपल थर्मामीटर। मतलब यहां पर दो वस्तुएं हैं, उनके बीच के टेम्परेचर डिफरेंस से हम माप सकते हैं। तो पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि थर्मोकपल जो थर्मामीटर होता है उसमें कौन कौन सी चीज का इस्तेमाल होता है। तो क्या किस चीज का इस्तेमाल होता है, तो किस चीज का इस्तेमाल होता है, तो पहला है एंटीमनी और विस्मथ। ये दोनों पदार्थ हैं, कॉपर और लोहा, इन दोनों को एक साथ मिला दीजिए। और हां, इस थर्मामीटर से माइनस से लेकर, आप समझ सकते हैं 200 डिग्री से लेकर -200 से लेकर 1600 डिग्री तक माप मेजर किया जाता है। और सुनो बेटा, मैक्सिमम टेम्परेचर यानी 3000, 4000, 5000 डिग्री सेल्सियस हम पायरोमीटर से मेजर करते हैं। लिखा होगा अधिकतम तापमान हम पायरोमीटर से मेजर करते हैं, और इसी को कहते हैं स्टीफेंस का नियम। मतलब इसके E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4, यानी जितना आप एनर्जी बढ़ाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना उसका 4 गुना बढ़ जाता है। ये ध्यान रखिए, इसी को स्टीफेंस का नियम भी कहते हैं। आसान है, अगर एक बार आप पढ़ लोगे, मैंने इतनी सरल भाषा में चीजों को लिख रखा है कि बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अलग अलग वैज्ञानिक हुआ करते थे, अलग अलग साइंटिस्ट। किसी का नाम सेल्सियस था, किसी का नाम फ़ारेनहाइट था, और किसी का नाम केल्विन था, किसी का नाम रोमर था। सब ने कहा भैया हम अपना अपना स्केल बनाएंगे, हमको दूसरे का स्केल नहीं अच्छा लग रहा है। किसी ने कहा 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम जाता है, तो एक उसमें हल्ला मचाने लगा, नहीं 32 फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। एक ने कहा 273 केल्विन पे जम जाता है। तीनों में मारपीट हो गई, मेरा सही है, मेरा सही है, मेरा सही है। तो लोगों ने, जहां पे इसका समाधान हुआ, लोगों ने कहा भैया तीनों सही हो, बस अपना अपना स्केल रखो, बस हो गया। तो एक ने कहा हम 273 मानेंगे, दुनिया ने कहा ठीक है हम भी मान लेंगे, लेकिन तुम्हारे उस 273 के आगे हम तुम्हारा नाम जोड़ देंगे। तो वो जोड़ दिया क्या, केल्विन। अब एक ने कहा हम 0 मानेंगे, पानी के जमने वाला, तो बोलेगा ठीक है मान लो, लेकिन तुम्हारे नाम के आगे हम 0 के आगे क्या लिखेंगे, सेल्सियस। एक ने कहा भैया हमारे साथ क्या होगा, कहें ठीक है तुम 32 मानो, लेकिन तुम्हारे नाम के आगे क्या लगाएंगे, फ़ारेनहाइट लगा देंगे। तो बेटा मैं आपको यहां यह बताना चाह रहा हूं कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कितने फ़ारेनहाइट पर जमता है, कितने केल्विन पर जमता है, तो सुनो, डिफरेंट स्केल पर पानी का हिमांक और पानी का क्या, क्वथनांक। तो याद रखिएगा, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिफरेंट स्केल। तो आइए देखते हैं, बहुत सरल है, बहुत आसान है, जान जाएंगे। सेल्सियस, देखो ये सारे मान एक दूसरे के बराबर हैं, ये सब एक दूसरे के इक्वल है, ये सब एक दूसरे के। उसी तरीके से 100 इक्वल है किसके, इसके, ये देखो, यानी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 फ़ारेनहाइट। यानी अगर मैंने कहा कि पानी 0 डिग्री पर जम जाता है, तो फ़ारेनहाइट ने कहा भैया 32 पे जम जाता है। केल्विन ने कहा 273, तो 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर है, तो आपका उत्तर क्या हुआ, केल्विन के बराबर। और सुनो बेटा, ये सब चीज है, बहुत आसान है, ध्यान रखिएगा। और हां, मरकरी थर्मामीटर वॉज इन्वेंटेड बाई, ये आ चुका है एग्जाम में इसलिए मैंने लिखवा दिया यहां पे। मरकरी थर्मामीटर की खोज किसने किया था, तो डेनियल फ़ारेनहाइट नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, नाम भी था फ़ारेनहाइट, जो आजकल आप लोग डॉक्टरों के यहां आपके मुंह में और आपके यहां लगा दिया जाता है थर्मामीटर, उसकी खोज किसने किया था, तो नाम था क्या, डेनियल फ़ारेनहाइट। और हां, -40 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है,
-40 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस -40 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, एग्जाम में आया था। यानी -40 डिग्री सेल्सियस हो या -40 फ़ारेनहाइट हो, दोनों इक्वल होते हैं, ध्यान रखना। और सुनो, शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में आता है। और सुनो, चाहे इतना ये लिख दो, और अक्सर जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें ये वाला अंक लिखा होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, या चाहे ये लिख दो, लेकिन हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसको ये क्लिनिकल थर्मामीटर के नाम से जाना जाता है। तो आइए इन सब के बीच में आपस में रिलेशन होता है, उस रिलेशन को समझते हैं। देखो इधर, ये है आपके सामने C/0। बेटा आप याद रखना, अगर मैं आपको कहता हूं कि 100 डिग्री किसके बराबर होता है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, यानी 100 डिग्री किसके बराबर होता है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे। तो बहुत आसान है, इस फार्मूले पे रखिए, सारी चीजें आपके सामने हैं। अब जब आपको डिग्री सेल्सियस दिया है तो आपके पास 273, यानी आपको केल्विन निकालना है, तो डिग्री सेल्सियस आपको दिया है तो केल्विन निकल जाएगा। इन दोनों को साथ में ले लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको F-32 दिया है, केल्विन निकालना है, F दिया हुआ है, तो आप आराम से केल्विन, तो इस दोनों को ले लीजिए साथ में। तो याद रखिएगा, सभी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और हम इसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगली स्लाइड पे जब हम आएंगे, और हाँ, ये जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी मैं आपको कराऊंगा जब आपको न्यूमेरिकल कराता चलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सेकंड वीडियो का इंतजार करिए।